सर मुझे ना बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है मेरी बॉडी में। इन्फ्लामेशन हो रहा है आपको? हाँ सर, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो रहा है। साथ ही साथ मुझे फीवर भी हो रहा है। चलो फीवर तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से फीवर आ जाता है। मुझे ये बताइए कि आपको इन्फ्लामेशन कितने दिनों से हो रहा है? तो लगभग 10 से 12 दिन हो गए और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेशन अब धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या आपको पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो रहा है या फिर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में इन्फ्लामेशन हो रहा है? सर मुझे एक पर्टिकुलर पार्ट में ज़्यादा इन्फ्लामेशन, बहुत ही ज़्यादा मेजरली इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है और वो पार्ट है जॉइंट्स। और जॉइंट्स में मुझे आए दिन सर स्वेलिंग हो रही है, बहुत सारा पेन हो रहा है, बहुत सारी जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। मैं समझ गया। आपको 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आपको गाउट हुआ होगा या फिर आपको आर्थराइटिस हुआ होगा। ये दोनों ही कंडीशन में से एक कंडीशन आपको हुई है, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन ऐसी है जहां पर जॉइंट में स्वेलिंग होती है, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, इरिटेशन होती है, जलन होती है, रेडनेस आती है और पेशेंट को वॉक में प्रॉब्लम आती है, वॉक नहीं कर सकते, जॉइंट मूवेबल में प्रॉब्लम आती है, जॉइंट मूव नहीं होते सही से। मुझे समझ में आ गया। ठीक है सर। अरे सर कौन सी कहानी चल रही है हमें भी बता दो। अच्छा आप आ गए क्या लेक्चर में? हाँ सर मैं आ गया। देखो एक पेशेंट आया है, उस पेशेंट को 10 से 12 दिनों से डिस्कम्फर्ट हो रहा है जॉइंट में। तो मुझे लग रहा है कि जॉइंट में इन्फ्लामेशन है, और जॉइंट में अगर इन्फ्लामेशन है तो आप सभी पढ़े लिखे हैं ना। जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है, इसका मतलब सीधा सा है या तो गाउट की कंडीशन है या फिर आर्थराइटिस की कंडीशन है, या फिर वैसे भी नॉर्मली हो जाता है कई बार किसी डिजीज की वजह से या फिर किसी जेनेटिक फैक्टर की वजह से। पर जनरली तो हम यही कंसिडर करते हैं कि गाउट है या फिर आर्थराइटिस है तो जॉइंट में इन्फ्लामेशन है। ठीक है सर, अब क्या करें? अब ये जो पेशेंट आपके पास आए हैं इनकी स्टडी करो। पेशेंट की बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं, पेशेंट की बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि एंजाइम हो गया, जैसे कि रिसेप्टर हो गया, जैसे कि जीन हो गया, जैसे कि डीएनए हो गया। ठीक है, डीएनए हो गया, जीन हो गया, एंजाइम हो गया, रिसेप्टर हो गया। रिसेप्टर चाहे फिर कोई सा भी हो, आयन चैनल हो, जीपीसीआर हो, सारे रिसेप्टर की स्टडी करो, सारे एंजाइम की स्टडी करो, सारे जीन की स्टडी करो, सारे डीएनए की स्टडी करो, सारे प्रोटीन की स्टडी करो और पता करो कि दिक्कत कहाँ आ रही है। क्या किसी जीन में दिक्कत है? और अगर जीन में दिक्कत है तो क्या दिक्कत है? क्या इस जीन का म्यूटेशन हो गया, ये दिक्कत आ रही है? या फिर इस जीन का डिलीशन हो गया, ये जीन डिलीट हो गया, ये दिक्कत आ रही है? या फिर इस जीन में हो सकता है डिलीट होने की जगह ये ओवर एक्सप्रेस हो गया, ज्यादा ही काम करने लग गया, तो दिक्कत आ रही है? या फिर हो सकता है कि ये अंडर एक्सप्रेस हो गया, काम ही नहीं कर पा रहा? तो ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है जो पेशेंट सफर कर रहा है? हमारे पास एक पेशेंट है, मैं आपको वापस बता देता हूँ। हमारे पास एक पेशेंट है जिसको 10 से 12 दिन में जॉइंट में इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है, गाउट या आर्थराइटिस की कंडीशन मुझे लग रही है। तो मैंने क्या करा, सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की स्टडी करी, जैसे कि उसके एंजाइम, रिसेप्टर, जीन, डीएनए, प्रोटीन, सबकी स्टडी करी। और फिर मुझे लगता है कि जीन में खराबी हो सकती है, तो मैं देखूंगा कि जीन में क्या खराबी है। क्या जीन में म्यूटेशन हुआ, क्या जीन का डिलीशन हुआ, क्या जीन ओवर एक्सप्रेस कर रहा है खुद को, या फिर जीन अपना काम कर ही नहीं पा रहा, अंडर एक्सप्रेस हो गया है? तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमें किसी बीमारी का पता लगाना है, किसी बीमारी का रूट कोज का पता लगाना है कि एक्चुअल में ये हो क्यों रहा है, किस जीन, किस डीएनए, किस प्रोटीन की वजह से हो रहा है, तो उसे कहते थे टारगेट को आइडेंटिफाई करना, टारगेट आइडेंटिफिकेशन करना। तो सबसे पहले यहां पर भी हम यही करेंगे, जो भी हमारा टारगेट है। लेट सपोज हमें पता लग गया कि जीन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने क्या करा, टारगेट को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वो टारगेट है, यही है वो जिसकी वजह से पेशेंट जो है सफर कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, टारगेट का आइडेंटिफिकेशन करा। और फिर हम क्या करेंगे, टारगेट का वैलिडेशन करते थे। क्या करते थे? टारगेट का वैलिडेशन करते थे, मतलब कि क्रॉस चेक करते थे कि क्या ये वही टारगेट है जिस पे हमें अटैक करना है, क्या इसको सही करके हमारी बीमारी सही हो सकती है। वापस देखते हैं, ध्यान से सुनना। टारगेट आइडेंटिफिकेशन तो क्लियर हो गया ना, अब टारगेट वैलिडेशन को अच्छे से समझना। देखो, पेशेंट आया आप ही के पास आएगा, है ना? और पेशेंट के जीन में प्रॉब्लम निकली। किस में प्रॉब्लम निकली? जीन में। हो सकता है पेशेंट का जीन म्यूटेट हो गया हो, उसमें म्यूटेशन हो गया हो सकता है इसका डिलीशन हो रहा हो
हो सकता है ये ओवर एक्सप्रेस हो गया हो सकता है ये अंडर एक्सप्रेस है, काम सही से नहीं कर पा रहा हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है, म्यूटेशन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, ओवर एक्सप्रेस, अंडर एक्सप्रेस, जीन में ही क्यों, प्रोटीन, डीएनए, किसी में भी दिक्कत हो सकती है। लेट सपोज हमने बोला जीन में दिक्कत है, तो हमने सबसे पहले टारगेट को आइडेंटिफाई कर लिया, हमारा टारगेट क्या है, जीन है, तो टारगेट का आइडेंटिफिकेशन तो हो गया। फिर हमने क्या करना होता है, टारगेट का वैलिडेशन करना होता है कि जो भी हमने टारगेट चुना है वो बिल्कुल सही है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पर ड्रग देंगे, ध्यान से सुनना, हम यहाँ पर क्या देंगे, ड्रग देंगे। अब अगर मान लीजिए म्यूटेशन की वजह से प्रॉब्लम आया तो ये ड्रग उसको जाके सही करेगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये ड्रग जो है उसको जाके सही करेगी। मान लीजिए किसी जीन में डिलीट हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, तो ये ड्रग उसको जाके रोकेगी। मान लीजिए कोई जीन ओवर एक्सप्रेस है तो ये उसे जाकर रोकेगी। मान लीजिए कोई जीन अंडर एक्सप्रेस है, काम नहीं कर पा रहा, तो ये उससे जाके काम करवाएगी। तो ये दवाई जो है अपना असर दिखाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी और दवाई आने के बाद, हमारी ड्रग आने के बाद उन प्रॉब्लम्स को इन्होंने सही कर दिया, तो पेशेंट की रिकवरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पेशेंट की क्या होनी चाहिए, फिर रिकवरी होनी चाहिए। और वी कैन से यहां पर आना चाहिए थेरापेटिक एक्शन, मतलब कि पेशेंट की जो भी सिम्टम थे वो कम होने चाहिए, पेशेंट सही होना चाहिए, पेशेंट में थेरापेटिक एक्शन आने चाहिए। ठीक है, तो अगर हमने जब ड्रग दी और ड्रग देने से ये चीजें सही होने लगी और ये चीजें सही होने के बाद पेशेंट रिकवर कर रहा है, पेशेंट में थेरेपेटिक एक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो भी टारगेट था वो वैलिड था। सीधी सी बात है। तो टारगेट वैलिडेशन कैसे पता करेंगे, ड्रग दो, ड्रग ने अगर सही कर दिया और सही होने के बाद पेशेंट रिकवरी कर रहा है और पेशेंट में थेरेपेटिक एक्शन आ रहा है, मतलब कि हालत सुधर रही है, उसका इन्फ्लेमेशन सही हो रहा है, उसका फीवर सही हो रहा है उसका, तो इसका मतलब है कि हमारा जो भी टारगेट था, जिस पे हमें निशाना लगाना था, वो टारगेट एकदम वैलिड था। कैसा था बच्चों, वैलिड था। तो ये वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था टारगेट आइडेंटिफिकेशन, टारगेट वैलिडेशन, पर मैंने आपको डबल इसलिए बताया क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं जीनोमिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं, जीनोमिक्स। और जीनोमिक्स का मतलब होता है कि पूरे ह्यूमन बॉडी के जितने भी जीन है उन सभी की स्टडी करना, जितने भी जीन ह्यूमन बॉडी में हैं उन सभी की स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना कि ये जो जीन है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और इसी जीन के फंक्शन की स्टडी करना। तो ध्यान से सुन लो, रोल ऑफ जीनोमिक्स का मतलब है, जीनोमिक्स का मतलब है कि जितने भी जीन ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट हैं उन सभी की स्टडी करना। जीन की स्टडी करने का मतलब जीन के स्ट्रक्चर की स्टडी करना, जीन के फंक्शन की स्टडी करना, जितने भी जीन ह्यूमन बॉडी में होते हैं उन सभी की स्टडी करने को कहते हैं जीनोमिक्स। और एक बात बताइए, अगर मैं ह्यूमन बॉडी के सभी जीन को स्टडी कर लूंगा, ह्यूमन बॉडी के अगर मैंने सभी जीन को स्टडी कर लिया, तो फिर जब मुझे टारगेट की डिस्कवरी करनी होगी, मतलब कि बीमारी का पता लगाना होगा, फिर मुझे टारगेट को वैलिडेट करना होगा, तो मेरे लिए तो आसान हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे सारे जीन का स्ट्रक्चर का, सारे जीन के फंक्शन का नॉलेज है। तो जीनोमिक्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके टारगेट डिस्कवरी में, टारगेट वैलिडेशन में। क्योंकि मान लीजिए किसी भी बंदे को कोई बीमारी हुई, अब मैं उस बंदे का जीन चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा, जीन चेक करूंगा, तो जीन के सारे स्ट्रक्चर, सारे फंक्शन मुझे पता है। अगर कोई भी जीन एबनॉर्मल काम करेगा तो हो सकता है उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाए, हो सकता है उसका फंक्शन बिगड़ जाए, तो मुझे तो पता है ना कि नॉर्मली स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे होते हैं, अगर बिगड़ेगा तो भी मुझे पता लग जाएगा। मतलब कि जीनोमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके टारगेट की डिस्कवरी में, आपके टारगेट के वैलिडेशन में। ठीक है, जीनोमिक्स के साथ आता है प्रोटियोमिक्स, मतलब कि प्रोटीन की स्टडी करना। किसकी स्टडी करना, प्रोटीन की। जैसे मान लीजिए पेशेंट था, अब पेशेंट में कोई बीमारी हो गई और वो बीमारी हुई किसी प्रोटीन में चेंज आने से, किसी प्रोटीन में चेंज आने से। तो जब सारे प्रोटीन की मैंने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है, प्रोटियोमिक्स में मैंने सारे प्रोटीन की स्टडी कर रखी है, सारे प्रोटीन का स्ट्रक्चर, सारे प्रोटीन का फंक्शन मेरे को पहले से पता है, तो जो भी बीमार आएगा ना, जो भी पेशेंट आएगा, उस पेशेंट में अगर प्रोटीन में प्रॉब्लम आएगी तो मैं देख लूंगा कि हाँ ये तो प्रोटीन में प्रॉब्लम है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता ही नहीं है, प्रोटीन का फंक्शन तो ऐसा होता ही नहीं है। तो प्रोटियोमिक्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टारगेट की डिस्कवरी में और टारगेट के वैलिडेशन में। अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, बहुत इजी तरीके से बताऊं, तो भैया अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है और उस पेशेंट का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आर्थराइटिस हो रखा है, गाउट हो रखा है, कोई भी उसको पार्किंसन हो रखा है, अल्जाइमर हो सका, शिजोफ्रेनिया हो रखा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए उसको जो प्रॉब्लम आ रही है वो जीन की वजह से आ रही है,
या प्रोटीन की वजह से आ रही है। आपको पता लग गया जीन या प्रोटीन की वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही है। अब आपको जीन का पूरा नॉलेज है, अब आपको प्रोटीन का पूरा नॉलेज है। जीन का पूरा नॉलेज कैसे है? जीनोमिक्स से। प्रोटीन का पूरा नॉलेज कैसे है? प्रोटियोमिक्स से। तो जब आपको जीन और प्रोटीन का पूरा नॉलेज होगा तो आप टारगेट को आसानी से डिस्कवर कर सकते हैं, आसानी से वैलिडेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप दवाई यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। सर एक बात बताइए, हमारे अंदर तो इतने जीन होते हैं, इतने प्रोटीन होते हैं, एन नंबर ऑफ जीन है, मिलियंस नंबर ऑफ जीन है, मिलियंस नंबर ऑफ प्रोटीन्स है सर। तो इन सब का जो भी डेटा होता है उसको मैनेज करने के लिए कोई तो टूल होना चाहिए ना। इतने सारे जीन्स है, इतने सारे प्रोटीन है, इनका इतना सारा डेटा आएगा, उस डेटा को स्टोर करना सर, उस डेटा को सर मैनेज करना, उसके लिए भी तो कोई टूल चाहिए। तो इन डेटा को स्टोर करने के लिए, इन डेटा को मैनेज करने के लिए जो टूल होता है वो प्रोवाइड करता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कौन प्रोवाइड करता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कौन प्रोवाइड करता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोवाइड करता है। फिर हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि न्यूक्लिक एसिड माइक्रो एरे का क्या रोल है और प्रोटीन माइक्रो एरे का क्या रोल है। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। टारगेट डिस्कवरी, वैलिडेशन, रोल ऑफ जीनोमिक्स, रोल ऑफ प्रोटियोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड माइक्रो एरे एंड प्रोटीन माइक्रो एरेस। ठीक है, मैंने आपको पूरा आउटलाइन दे दिया है, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर जीनोमिक्स की बात करिए। जीनोमिक्स का मतलब सारे जीन्स की स्टडी करना जो भी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है स्टडी ऑफ एंटायर सेट ऑफ जीनोम एंड फंक्शन। जो भी जीनोम है, एंटायर सेट ऑफ जीनोम मतलब जितने भी जीन है उनका पूरा सेट जीनोम कहला रहा है। तो जितने भी जीन्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट हैं उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उनके फंक्शन की स्टडी करना, उसे कहते हैं जीनोमिक्स। और ये जीनोमिक बहुत ही पावरफुल टूल है अगर आपको ड्रग की डिस्कवरी करनी है ना, अगर आपको टारगेट की डिस्कवरी करनी है, टारगेट को वैलिडेट करना है। हमने बोला ना, टारगेट को आइडेंटिफाई करना या फिर आप बोल लीजिए टारगेट को डिस्कवर करना और फिर टारगेट को वैलिडेट करना। तो टारगेट का आइडेंटिफिकेशन या फिर टारगेट की डिस्कवरी और टारगेट का वैलिडेशन, इन दोनों में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? जीनोमिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दे रखा है कि किस तरह से जीनोमिक्स टारगेट की डिस्कवरी में हेल्प करेगा। दोनों चीजों में हेल्प करेगा ना, टारगेट की डिस्कवरी या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, टारगेट का आइडेंटिफिकेशन। एक चीज में तो ये हेल्प करेगा और फिर यही जीनोमिक टारगेट को वैलिडेट करने में भी हेल्प करेगा। तो देखते हैं कि कैसे ये हेल्प कर रहा है। सबसे पहला मेथड है टारगेट की डिस्कवरी में हेल्प कर रहा है, मतलब कि हमें पता करना है कि कौन सा जीन बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो उसको पता करना है। तो उसके लिए सबसे पहला मेथड है जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो तरह के डीएनए होते हैं। एक होता है हेल्दी इंडिविजुअल का डीएनए, एक होता है डिजीज इंडिविजुअल का डीएनए। मतलब एक हेल्दी पर्सन है जिसका डीएनए हमने लिया, एक डिजीज वाला पर्सन है जिसका डीएनए हमने लिया। और यहां पर हमने दोनों डीएनए को कंपेयर किया। क्या करा? दोनों डीएनए को कंपेयर किया। ऑब्वियसली जो डिजीज वाला डीएनए होगा उसमें कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मलिटीज होगी, कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मलिटीज होगी, वो हमें पता करना है। जैसे मान लीजिए किसी को ब्रेस्ट कैंसर है। क्या है किसी को? ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी बॉडी में रिलीज होते हैं जीन। कौन से जीन? BRCA1, BRCA2। ये जो जीन्स है ये रिलीज होंगे, किसकी बॉडी में रिलीज होंगे? जिसको ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो अब मैं कैसे पता करूंगा? अगर मुझे पता करना है कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, तो मैं उसकी बॉडी में ये दो जीन चेक करूंगा, BRCA1 या फिर BRCA2। अगर ये जीन्स मुझे उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा दिखे तो इसका मतलब सीधा सा है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है। तो हमने जीन की मदद से पता कर लिया। ठीक है, तो जो भी डिजीज वाला पर्सन है, जो भी एबनॉर्मल पर्सन है, उसके अंदर एबनॉर्मल जीन देखने को मिलेगा। क्या ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा, नॉर्मल में नहीं देखने को मिलेगा। जिसको ब्रेस्ट कैंसर है ना, उसके ब्रेस्ट कैंसर के केस में ये दो जीन देखने को मिलेंगे, BRCA1, BRCA2। ये जीन्स बहुत ज्यादा होंगे उस पेशेंट में। तो इस तरह से हमने टारगेट को डिस्कवर किया। सेकंड क्या तरीका है? कंपेरेटिव जीनोमिक्स। कंपेयर कर लो, सीधी सी बात है। मेरे पास दो तरह के टिश्यू हैं। एक टिश्यू ये है जो कि नॉर्मल है, आंसर मैंने नॉर्मल लिख दिया। एक ही डिजीज वाला है। कैसा है बच्चों? डिजीज वाला। और ऑब्वियसली आपको पता होगा कि अगर कोई डिजीज वाला है तो हो सकता है वहां पर जीन में म्यूटेशन हुआ हो सकता है उसके जीन में डिलीशन हुआ हो सकता है उसका जीन एम्प्लीफाइड हो गया हो, ओवर एक्सप्रेस काम कर रहा हो।
हो सकता है अंडर एक्सप्रेस काम कर रहा हो। तो जो भी डिजीज वाला है ना, उसमें मुझे ये सब देखने को मिलेगा। हो सकता है उसका जीन म्यूटेट हो गया, डिलीट हो गया, एम्पलीफाइड हो गया। तो यहाँ पर लिखा है म्यूटेटेड, डिलीटेड या फिर एम्पलीफाइड जीन जो कि हमें डिजीज सेल में देखने को मिल रहे हैं, वही हमारे टारगेट होते हैं, उन्हीं पे हमें काम करना होता है। तो हमने टारगेट को फिर डिस्कवर कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया कंपेरेटिव जीनोमिक्स। और इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है फंक्शनल जीनोमिक्स। फंक्शनल जीनोमिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी जीन एक्सप्रेशन एंड जीन फंक्शन। अब यहां पर आपको क्या करना है? जीन के एक्सप्रेशन की स्टडी करनी है, जीन के फंक्शन की स्टडी करनी है। कौन कौन से मेथड की आप मदद ले सकते हैं? RNAi मेथड की मदद ले सकते हैं, आप CRISPR केस 9 की मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो इन मेथड्स की मदद लेके आपको जीन के एक्सप्रेशन की स्टडी करनी है, जीन के फंक्शन की स्टडी करनी है। लेट्स सपोज दिस इज जीन। अब इस जीन के एक्सप्रेशन की, इस जीन के फंक्शन की आपको स्टडी करनी है। तो जीन के एक्सप्रेशन की स्टडी करना, जीन के फंक्शन की स्टडी करना अलग अलग मेथड से, जैसे कि आपके पास RNAi मेथड है, CRISPR केस 9 मेथड है। इन मेथड से आप स्टडी कर सकते हैं जीन के एक्सप्रेशन और जीन के फंक्शन की। और जब आप इन्हें स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि डिजीज किस तरह से प्रोग्रेस होगी ह्यूमन बॉडी में। मान लीजिए कोई पेशेंट यहाँ पे खड़ा था और आपको पता करना है कि इस पेशेंट में जो बीमारी है वो कैसे कैसे फैल रही है, कैसे कैसे बढ़ रही है। तो आपने क्या करा? जीन के एक्सप्रेशन की, जीन के फंक्शन की स्टडी कर ली। जब आपने ये स्टडी करी तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, हेल्प इन डिटरमाइन विच जीन आर इसेंशियल फॉर डिजीज प्रोग्रेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑन्कोजीनोमिक्स, मतलब कि कैंसर वाले जीन की स्टडी करना। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? ये टारगेट की डिस्कवरी करी आपने विद द हेल्प ऑफ जीनोमिक्स। अब टारगेट को वैलिडेट करो आप विद द हेल्प ऑफ जीनोमिक्स। तो सबसे पहला है जेनेटिक एसोसिएशन स्टडी। सीधी सी बात है, वही वाला कंपैरिजन है। अगर कोई हेल्थी इंडिविजुअल है और कोई डिजीज इंडिविजुअल है, तो डिजीज इंडिविजुअल में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज जरूर देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए डिजीज का जो DNA था, मतलब कि जो डिजीज इंडिविजुअल पर्सन का DNA था, अगर उसमें म्यूटेशन हो रहा है तो हमें पता लग जाएगा कि म्यूटेशन की वजह से ही बीमारी हो रही है। 2 DNA है, एक नॉर्मल DNA है, नॉर्मल, एक एबनॉर्मल मतलब कि डिजीज वाले का DNA। तो नॉर्मल तो नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल में क्या होता है? ATGC, इस तरह से बेस पेयर होते हैं, चलेगा नॉर्मल। इसमें भी ATGC होंगे, इसमें भी बेस पेयर तो वही होंगे, बस यहाँ पर हो सकता है कोई म्यूटेशन हो गया हो, है ना। तो म्यूटेशन की वजह से हमें पता लग रहा है कि हाँ यही हमारा टारगेट है, क्योंकि इसी टारगेट में म्यूटेशन हो रहा है। जैसे और मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका BRCA1 अभी हमने देखा था, या BRCA2 अभी हमने देखा था, है ना, ये बहुत ज्यादा हो गए थे ना आपकी बॉडी में। तो इन जीन्स में म्यूटेशन हुआ था। क्या हुआ था इन जीन में? म्यूटेशन। और इन जीन में म्यूटेशन होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर। तो ये हमें पता लग गया कि भाई म्यूटेशन की वजह से ही कैंसर हो रहा है। तो हमने क्या करा? टारगेट को वैलिडेट किया। वैलिडेट करना मतलब पता लगाना, कंफर्मेशन करना, है ना। तो BRCA1 BRCA2 में म्यूटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। ये एक पहला तरीका है जिसका नाम है जेनेटिक एसोसिएशन स्टडी, टारगेट वैलिडेशन बाय जीनोमिक्स। नाउ सेकंड तरीका है नॉकआउट और नॉकडाउन स्टडीज। देखो, अगर मुझे पता लगा कि कोई A नाम का जीन है और वो A नाम का जीन बहुत ही ज्यादा काम करने लग गया, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, ये मैंने टारगेट को आइडेंटिफाई किया। अभी तक के मैंने क्या किया? टारगेट को आइडेंटिफाई किया कि A नाम का जीन था, उसके ओवर एक्सप्रेशन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इस A जीन को रोकने की कोशिश करूंगा, क्योंकि A जीन ज्यादा होने की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है। तो A जीन को मैं, हो सकता है या तो डिलीट करने की कोशिश करूं, हो सकता है इस A जीन को मैं साइलेंस करने की कोशिश करूं। फिर मैं देखूंगा कि जब मैंने A जीन को या तो डिलीट ही कर दिया, या मैंने A जीन को साइलेंट कर दिया, तो A जीन को डिलीट करने से, A जीन को साइलेंट करने से क्या चेंजेस आ रहे हैं? क्या पेशेंट रिकवर हो रहा है? अगर पेशेंट रिकवर हो रहा है तो फिर यही हमारा टारगेट था। मतलब सीधी सी बात है, हमें ड्रग देके देखनी है और हमें ये देखना है कि अगर हमारा पेशेंट रिकवर कर रहा है तो हमारी ड्रग सही टारगेट पे जाके काम कर रही है। हमारा टारगेट एकदम वैलिड था। हमने टारगेट आइडेंटिफिकेशन में A नाम का टारगेट पता करा कि हाँ भैया ये A नाम का जीन है, इसके ज्यादा फुदकने की वजह से, फुदकना बोल दिया मैंने, ओवर एक्सप्रेस होना, ऐसे ही होता है ना। कॉलेज में भी शुरू शुरू में बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेस होते हैं कुछ बच्चे, तो ओवर एक्सप्रेस होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी।
तो फिर हमने क्या करा, इसको डिलीट किया, इसको साइलेंट किया, और जब इसको हमने डिलीट करने की कोशिश करी, साइलेंट करने की कोशिश करी, और अगर पेशेंट रिकवर हो रहा है तो ये हमारा वैलिड टारगेट था, और अगर पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा तो ये हमारा टारगेट गलत था। सीधी सी बात है। नेक्स्ट आपको दे रखा है जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। वही वाली बात है कि अगर कोई जीन ओवर एक्सप्रेस हो रखा है या फिर कोई अगर जीन अंडर एक्सप्रेस है तो मुझे दवाई देनी पड़ेगी। अब ये दवाई इस ओवर एक्सप्रेस जीन को रोकेगी और अंडर एक्सप्रेस जीन को बोलेगी कि भाई तू काम कर, है ना। दवाई अपना अपना काम करेगी। अगर कोई बीमारी में ओवर एक्सप्रेस जीन है तो हमारी दवाई जाएगी और बोलेगी कि भैया आप इतना ओवर एक्सप्रेस मत हो, आपके ओवर एक्सप्रेस होने से दिक्कत आ रही है, आप रुक जाओ। और अगर मेरी दवाई अंडर एक्सप्रेस वाली कंडीशन में गई तो अंडर एक्सप्रेस को बोलेगी अरे भाई इतना क्या अंडर एक्सप्रेस है, थोड़ा ओवर हो, थोड़ा काम कर ताकि बॉडी सही हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका बायोमार्कर आइडेंटिफिकेशन। अब इसको सही से समझना, बहुत सही से समझना। जैसे मान लीजिए प्रोस्टेट कैंसर हो गया किसी बंदे को, भगवान ना करे किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया। तो जब प्रोस्टेट कैंसर हुआ है किसी भी बंदे को, तो उस कंडीशन में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन उस बंदे की बॉडी में बढ़ जाता है। वापस मैं बोल रहा हूं, अगर किसी बंदे को, आई रिपीट, अगर किसी बंदे को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, ये वो बंदा है और इसको क्या हुआ है, प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, तो इस बंदे की बॉडी में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बढ़ जाता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आएगा और वो मुझे बोलेगा कि मेरे प्रोस्टेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो मैं चेक करूंगा उसकी बॉडी में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर मुझे पता लगा कि इसकी बॉडी में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो मुझे पता लग जाएगा कि इसको प्रोस्टेट कैंसर है। तो ये मुझे कैसे पता लगा? इसकी मदद से, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की मदद से। तो ये मेरे लिए पता है किस तरह से काम करेगा? ये मेरे लिए काम करेगा बायोमार्कर की तरह से। किस तरह से काम करेगा? बायोमार्कर की तरह से। मतलब मुझे पता लग रहा है इससे, है ना। ध्यान रखना ये बात, इसे कहते हैं बायोमार्कर्स। मतलब कि सीधी सी बात है, अगर कोई भी बीमारी किसी को भी हो रही है, एंजाइना हो रहा है, पार्किंसन हो रहा है, शिजोफ्रेनिया हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी को कुछ भी हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम पेशेंट को हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में या तो कोई एंजाइम बढ़ जाता है या फिर हमारी बॉडी में कोई प्रोटीन बढ़ जाता है। फिर हम उस एंजाइम और उस प्रोटीन के लेवल को कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर ये एलिवेट हो रहा है तो हमें पता लग जाता है कि हाँ भैया आपको तो ये बीमारी हो सकती है। तो दीज आर द बायोमार्कर्स जो कि हमें इंडिकेशन दे कि भैया ये बीमारी हो रही है, ये बीमारी चल रही है। तो बायोमार्कर ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बढ़ जाते हैं उस कंडीशन में जब बीमारी हो रही है। ठीक है। मान लीजिए किसी को पार्किंसन है ना, या फिर किसी को एल्जाइमर है, किसी को शिजोफ्रेनिया है, किसी को एंजाइना है, किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, किसी को कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में कोई ना कोई प्रोटीन या कोई ना कोई एंजाइम जो है ह्यूमन ब्लड में बढ़ जाता है, और वही बायोमार्कर की तरह काम करता है कि हाँ भाई देखो ये एंजाइम बढ़ चुका है। अगर ये एंजाइम बढ़ा है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। जैसे लीवर अगर खराब हो गया तो ALT AST बढ़ जाता है ना, फैटी लीवर है, या फिर लीवर जो है डैमेज हो रहा है, या फिर अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो रही है, तो उस कंडीशन में ये एंजाइम बढ़ जाते हैं, ALT AST। तो वैसी वाली बात है, और ये बायोमार्कर से एक तरह के इंडिकेशन हमें देते हैं। अब एक बात और, मान लीजिए किसी पेशेंट को बीमारी थी, है ना, मैंने दवाई दी, क्या दी दवाई, वो दवाई ड्रग रिलीज हुई, वो ड्रग रिलीज होकर रिसेप्टार से जुड़ी। किससे जुड़ी? रिसेप्टार से। दिस इज रिसेप्टार, दिस इज ड्रग, दिस इज टैबलेट, दिस इज पेशेंट। तो पेशेंट को हमने क्या करा? पेशेंट को हमने दी टैबलेट, उस टैबलेट में से रिलीज हुई ड्रग, वो ड्रग जाके जुड़ी रिसेप्टार से। कहाँ पे जाके जुड़ी? रिसेप्टार से। तो जैसे ही ड्रग रिसेप्टार से जुड़ी, पेशेंट सही होने लग गया। पेशेंट क्या होने लग गया? रिकवर होने लग गया। अब मान लीजिए पेशेंट में लीवर में प्रॉब्लम थी, तो ALT और AST बढ़ा हुआ था, और अगर ALT और AST बढ़ा हुआ था तो मुझे पता लगा कि ALT और AST बढ़ने से लीवर खराब है। पर जब मैंने लीवर के लिए टैबलेट देना शुरू करी, लीवर का ध्यान रखना शुरू किया, तो धीरे धीरे ALT और AST घटने लग गया और नॉर्मल लेवल पे आने लग गया, नॉर्मल लेवल पे आने लग गया। तो जब ये नॉर्मल लेवल पे आएगा तो ये भी एक इंडिकेशन ही हुआ ना
कि आपकी दवाई बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो बीमारी का भी इंडिकेशन है और दवाई अगर अच्छे से काम कर रही है तो उसका भी इंडिकेशन है। समझ में आया? देखो यहाँ पर लिखा भी है कि अगर आपकी ड्रग है और वो ड्रग सही टारगेट पे जाके जुड़ गई तो फिर आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे। आपका एंजाइम लेवल जो एबनॉर्मल था वो नॉर्मल होने लगेगा, आपका प्रोटीन लेवल जो एबनॉर्मल था वो नॉर्मल होने लगेगा। मतलब कि आपकी बॉडी में सिग्नल आने लग जाएंगे कि हाँ आपकी बॉडी सही हो रही है, तो उसे भी बायोमार्कर ही हम कहेंगे। ठीक है, चलिए एडवांटेज ऑफ जीनोमिक्स इन ड्रग डिस्कवरी। ऑब्वियसली बहुत सारे एडवांटेज है। आप देखिए टारगेट को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, टारगेट को आप वैलिडेट कर पा रहे हैं, और अगर आपने सही से टारगेट को आइडेंटिफाई कर लिया, सही से टारगेट को वैलिडेट कर लिया, तो आपकी एक दवाई ही उसको सही से काम कर सकती है। मतलब कि आपको बार बार क्लिनिकल ट्रायल में फेल नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल में फेल होने का मतलब है बहुत सारा आपका लॉस होता है, समय का भी, पैसों का भी। पैसों का तो बहुत सारा लॉस होता है। अगर मान लीजिए आपकी दवाई क्लिनिकल ट्रायल में आके फेल हो गई, वो भी फेज 3 में आके फेल हो गई, तो आपको इतना नुकसान होगा आप सोच भी नहीं सकते। मिलियंस बिलियंस डॉलर का नुकसान होगा। ठीक है, तो ये नुकसान से बचने के लिए जो जीनोमिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जीनोमिक्स जो है आपको पहले ही बता दे रहा है कि टारगेट को आइडेंटिफाई कर लो, टारगेट को वैलिडेट कर लो, उसके बाद ही आप दवाई बनाओ। ठीक है, प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक एंड अनबायस्ड अप्रोच टू डिस्कवर न्यू ड्रग। ऑब्वियसली अनबायस्ड मतलब कि कोई भेदभाव नहीं है, एकदम फेयर तरीका, एकदम क्लीन तरीका कि हाँ भाई टारगेट को आइडेंटिफाई करो, टारगेट को वैलिडेट करो। ठीक है, एकदम प्रिसीजन तरीका है मेडिसिन को डेवलप करने का, एकदम एग्जैक्ट तरीका है, क्योंकि आपको टारगेट पता लग जाएगा। फिर उस टारगेट को देखकर ही आप दवाई बनाओगे कि यार इस टारगेट में इस तरह का रिसेप्टर है तो दवाई भी ऐसी बनाऊं। मान लीजिए लिपोफिलिक है तो लिपोफिलिक की दवाई बनाऊं, है ना। तो फिर ये जो जीनोमिक्स है एनेबल्स फास्टर प्रोग्रेस इन एरिया लाइक कैंसर, कार्डियोवेस्कुलर, जेनेटिक डिजीज। ये जो आपका जीनोमिक्स है ना, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है अपना, कहाँ कहाँ पर, कैंसर वाले इस एरिया में जहाँ पर कैंसर के पेशेंट ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में ये जो जीनोमिक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बहुत जल्दी ये रिकवरी दे रहा है, क्योंकि हमें जीनोमिक्स पता है, हमें सारी जीन्स के बारे में पता है, तो हम कैंसर पेशेंट को जल्दी ठीक कर देंगे, कार्डियोवेस्कुलर पेशेंट्स को, जेनेटिक डिजीज वाले पेशेंट्स को जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दे रखी है लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या है देखो, एक तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, इतना सारा डेटा है, आप सोचो कितने सारे जीन्स है ना। नॉट ऑल जेनेटिक वेरिएशन आर क्लिनिकली रिवेलेंट, मतलब कि जितने भी जेनेटिक वेरिएशन है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी तक मैंने आपको बोला कि मेरे जीन में चेंज आ गया, म्यूटेशन आ गया, तो उससे मेरी तबीयत खराब हो गई, उससे मुझे डिजीज हो गई। पर जीन में चेंज आने से हमेशा मेरी तबीयत खराब नहीं होगी। जैसे मान लीजिए जीन डेवलप कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन निकाल रहा है, तो हमारी ग्रोथ हो रही है। मेरा आंखों का कलर, मेरा कलर, मेरी स्किन का कलर, जितना भी कलर है, जितना भी ग्रोथ है, जितना भी हेयर वगैरह आ रहे हैं, हेयर का कलर, जो भी चीज है हमारी पूरी बॉडी में जीन ही कंट्रोल करता है। तो जीन में चेंज आने से हर बार डिजीज नहीं होती, वो वाली बात लिखी है यहाँ पर। फिर सारा डेटा भी हम नहीं दे सकते किसी का, क्योंकि एथिकल और प्राइवेसी इशू भी होते हैं जेनेटिक डेटा के। ठीक है, ये जीनोमिक्स की बात हुई। अब प्रोटियोमिक्स की बात करें। प्रोटियोमिक्स का मतलब होता है प्रोटीन की स्टडी करना। प्रोटीन की स्टडी करना, लार्ज स्केल पे आप प्रोटीन की स्टडी करोगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की, प्रोटीन के फंक्शन की, प्रोटीन कैसे आपस में इंटरेक्ट करता है, प्रोटीन कैसे खुद को एक्सप्रेस करता है। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर की, प्रोटीन के फंक्शन की, प्रोटीन कैसे इंटरेक्ट करता है, प्रोटीन कैसे खुद को एक्सप्रेस करता है, इन सभी की स्टडी आप लार्ज स्केल पे करोगे, उसे कहते हैं प्रोटियोमिक्स। क्लियर हुआ क्या कहते हैं? प्रोटियोमिक्स। सो प्रोटियोमिक्स इज द लार्ज स्केल स्टडी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की स्ट्रक्चर, प्रोटीन के फंक्शन, प्रोटीन का इंटरेक्शन, प्रोटीन का एक्सप्रेशन, इन सभी चीज की स्टडी करना उसे कहते हैं प्रोटियोमिक्स। ठीक है, अब देखो प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन एक्चुअल में फंक्शनल मॉलिक्यूल है सेल का। किसका मॉलिक्यूल है? सेल का फंक्शनल मॉलिक्यूल है। प्रोटीन से हमें ये पता लगेगा, प्रोटीन से हमें ये पता लगेगा कि सेल के अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा है। आई रिपीट, अगर सेल के अंदर की एक्टिविटी आपको पता करनी है तो आप प्रोटीन का पता कर लो। ठीक है, एंजाइम्स भी क्या है? प्रोटीन ही होते हैं। रिसेप्टर भी क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। ट्रांसपोर्टर भी क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं। तो आप प्रोटीन की स्टडी करोगे ना, तो आपको डिजीज के बारे में बहुत ही अच्छे से पता लगेगा। जैसे अगर जेनेटिक लेवल पे प्रॉब्लम हो रही तो जीन की स्टडी करो, पर अगर प्रोटीन में खराबी होने से किसी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो प्रोटीन की स्टडी करो। आई रिपीट, प्रोटियोमिक्स का मतलब होता है कि लार्ज स्केल पे आप प्रोटीन की स्टडी करो, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का फंक्शन, प्रोटीन का इंटरेक्शन, प्रोटीन का एक्सप्रेशन। और प्रोटीन जो है एक फंक्शनल मॉलिक्यूल है सेल का। प्रोटीन मतलब कि एंजाइम, रिसेप्टर, ट्रांसपोर्टर, ये सब प्रोटीन ही होते हैं। और इनको स्टडी करने से
इनको स्टडी करने से आपको हेल्थ के बारे में, डिजीज के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा। क्योंकि अगर मैं प्रोटीन को बोलूँ तो प्रोटीन इज अ एक्चुअली हैपन्स इन द सेल, वो रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन के भरोसे ही होता है। मतलब कि प्रोटियोमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन क्या होता है, व्हाट एक्चुअली हैपन इन द सेल, ये बताएगा आपको प्रोटीन। ठीक है, चलिए, तो टाइप ऑफ प्रोटियोमिक्स सबसे पहला है स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स। हम अब देखेंगे कि प्रोटियोमिक्स के कितने टाइप है। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स, जहां पर हमें प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर को स्टडी करना होता है। तो स्ट्रक्चर, नाम से पता लग रहा है स्ट्रक्चर की स्टडी करना, प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स। कि प्रोटीन वर्क कैसे करता है, प्रोटीन में एक्टिव साइट्स कौन सी होती है, प्रोटीन के ऊपर ड्रग कैसे बाइंड करता है, वो सारी चीज की स्टडी करना, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स। देखो, ओवरऑल तो हमें प्रोटियोमिक्स पढ़ना है। प्रोटियोमिक्स मतलब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन फंक्शन, प्रोटीन एक्सप्रेशन, इन सभी की स्टडी करना। पर प्रोटियोमिक्स के अंदर भी टाइप्स आते हैं। जैसे सबसे पहला है स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स, तो यहाँ पर आपको 3D स्ट्रक्चर की स्टडी करना है प्रोटीन की। प्रोटीन वर्क कैसे करता है, प्रोटीन में कौन कौन सी एक्टिव साइट्स होती है, प्रोटीन पे ड्रग कैसे बाइंड होती है, इन सभी की स्टडी करना। क्योंकि मान लीजिए आपके पास कोई वायरल प्रोटीन है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, उस बंदे के अंदर कोई वायरस आ गया। क्या आ गया बंदे के अंदर? वायरस। और वायरस का प्रोटीन क्या होता है? वायरल प्रोटीन। मतलब एक बंदा खड़ा है, उस बंदे के अंदर वायरस एंटर हो गया, और वायरस का जो प्रोटीन होता है वो होता है वायरल प्रोटीन। अब हमें क्या करना है? इस बंदे को बचाना है। इस बंदे को बचाना है तो हमें एंटीवायरल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एंटीवायरल ड्रग देना पड़ेगा। तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये वायरस का प्रोटीन किस तरह का है। अगर हमें वायरस के प्रोटीन के बारे में पता होगा तो हम अच्छे से एंटीवायरल ड्रग बना पाएंगे। अगर हमें पता होगा कि वायरल का प्रोटीन काम कैसे करता है, वायरल का प्रोटीन इंटरैक्ट कैसे करता है, वायरल का प्रोटीन फंक्शन कैसे करता है, वायरल के प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या है, वायरल के प्रोटीन किस तरह से बाइंडिंग करता है, कितनी उस पर बाइंडिंग साइट है, कितनी उस पर एक्टिव साइट्स है, अगर मुझे सारी पता होगी वायरल प्रोटीन के बारे में बातें, तो मैं आसानी से एंटीवायरल ड्रग बना सकता हूं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स। देखो, एक होती है आपकी नॉर्मल सेल्स, एक होती है आपकी डिजीज सेल। एक है यहां पर नॉर्मल बंदा, एक है यहां पर ऐसा बंदा जो कि बीमार है। ठीक है, तो जो डिजीज सेल होती है वहां से एक स्पेशल तरह का प्रोटीन निकलेगा ही निकलेगा। ये एक तरह का बायोमार्कर है। मैंने आपको बोला ना कि बायोमार्कर में क्या होता है कि अगर कोई बीमार है तो उस कंडीशन में कोई ना कोई एबनॉर्मल प्रोटीन, एबनॉर्मल एंजाइम जो है बढ़ जाता है, निकल जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई कैंसर स्पेसिफिक प्रोटीन दैट आर ओवर एक्सप्रेस इन ट्यूमर। ट्यूमर की कंडीशन में, अगर किसी बंदे को ट्यूमर है, कैंसर है, तो उस कंडीशन में हम कैंसर के स्पेसिफिक प्रोटीन की स्टडी करेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे बंदा है, इस बंदे को ट्यूमर और हमें पता है कि ट्यूमर में ये कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, है ना, कुछ भी ए बी स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियसली हम उन्हीं की स्टडी करेंगे कि क्या ये बढ़े हुए हैं। अगर ये बढ़े हुए हैं मतलब कि बंदे को वाकई में ट्यूमर है। तो इसे कहते हैं एक्सप्रेशन, मतलब कि कोई एक्सप्रेस होके आ रहा है डिजीज कंडीशन में, वो वाला प्रोटीन। और ये स्ट्रक्चरल वाला हो गया। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है फंक्शनल प्रोटियोमिक्स। मतलब कि यहाँ पर आपको नाम से पता लग रहा, प्रोटीन के फंक्शन की स्टडी करनी है, प्रोटीन किस तरह से इंटरेक्ट करता है दूसरे प्रोटीन से, उसकी स्टडी करनी है। क्योंकि आपको एक कंडीशन पता होगी जिसका नाम है अल्जाइमर। अल्जाइमर की कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जहां पर प्रोटीन बनने लग जाता है, एबनॉर्मल प्रोटीन बनता है जिसका नाम है अमाइलोइड प्रोटीन। क्या बनता था वहां पर? अमाइलोइड प्रोटीन। ये आपने पढ़ा था बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी में। अमाइलोइड प्रोटीन बनने लग जाता है। और वीकेंड से एक और प्रोटीन बनता है जिसका नाम है बीटा अमाइलोइड प्रोटीन। एक तो बनता है अमाइलोइड प्रोटीन, एक बनता है बीटा अमाइलोइड प्रोटीन। तो मैं वापस कह रहा हूं, एक कंडीशन है जिसका नाम है अल्जाइमर। अल्जाइमर की कंडीशन में प्रोटीन एबनॉर्मल बनने लग जाता है, उसका नाम है अमाइलोइड प्रोटीन, या फिर बनने लग जाता है बीटा अमाइलोइड प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन बनते हैं, हमें इसके फंक्शन की स्टडी करना, ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसकी स्टडी करना जरूरी है ताकि हम इन्हें रोक सकें। देखो यहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंडिंग हाउ प्रोटीन इंटरेक्ट इन अल्जाइमर डिजीज। जरूरी है ना कि प्रोटीन इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, प्रोटीन का फंक्शन क्या है, सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम पता कर सके कि अमाइलोइड को कैसे रोके हम। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल प्रोटियोमिक्स। देखो, मैंने आपको अभी अभी बोला कि प्रोटीन एक तरह का बायोमार्कर है। मतलब अगर किसी बंदे को बीमारी हो रही है, कोई बंदा बीमार है, तो बंदे की बीमारी में कोई ना कोई प्रोटीन या तो बढ़ेगा या बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो प्रोटीन या तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या बहुत ज्यादा कम हो रहा है, इससे हमें पता लग जाएगा कि बंदे को क्या, किस तरह की बीमारी है। तो एक तरह का इंडिकेशन का काम देते हैं।
ठीक है, तो हमें ये पता लगेगा कि डायग्नोस करने में ऑब्वियसली हमें पता लग जाएगा ना कि अगर प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कोई सा या प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है कोई सा, तो हमें पता लग जाएगा कि किस तरह की बीमारी है पेशेंट को, तो हम डायग्नोस कर सकते हैं, हम प्रोग्नोसिस कर सकते हैं, मतलब कि बता सकते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं, है ना, वो वाली कंडीशन की, मतलब हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हमें पता लग जाएगा कि ये प्रोटीन एबनॉर्मल है, मतलब कि बीमारी ये वाली है, बीमारी ये वाली है, तो ट्रीटमेंट दो। ठीक है, और ये प्रोटीन का लेवल चेक कैसे करेंगे? ब्लड में प्रोटीन का लेवल चेक करेंगे, यूरिन में प्रोटीन का लेवल चेक करेंगे, टिश्यू में प्रोटीन का लेवल चेक करेंगे। यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल इसलिए लेते हैं क्योंकि एबनॉर्मल अगर कोई प्रोटीन बढ़ गया या कम हो गया तो हमें पता लग जाए, और पता लगेगा तो हमें डायरेक्टली इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये उस तरह की डिजीज है। तो यहाँ पर लिखा भी है, देखो, यूजिंग प्रोटियोमिक्स, प्रोटीन की स्टडी का यूज करके एज ए बायोमार्कर, हम उसे यूज करके कैंसर को अर्ली स्टेज में बचा सकते हैं। मान लीजिए किसी को कैंसर होने वाला है या हो गया है थोड़ा बहुत, तो अगर हमें पता लग जाए उसकी स्टडी करके, ब्लड की स्टडी करके, यूरिन की स्टडी करके उसमें प्रोटीन एबनॉर्मल आ रहा है, तो हम कैंसर को अर्ली स्टेज पे ही रोक लेंगे कि भैया अभी तो स्टार्टिंग ही है, अभी प्रोटीन एबनॉर्मल होना शुरू ही हुए हैं, अभी रोक लो। तो यहाँ पर भी काम आएगा। तो एप्लीकेशन में वही सब है कि ये बायोमार्कर की तरह काम आएगा, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज में काम आएगा। जैसे मान लीजिए किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो उसमें प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमें पता लग जाएगा ना पहले ही। फिर उसके बाद ड्रग की डिस्कवरी में, ड्रग के डेवलपमेंट में भी ये काम आएगा। ठीक है, हमें किसी पेशेंट को अगर डिजीज हुई है तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा प्रोटीन उस डिजीज में इन्वॉल्व हुआ है, फिर हम उस प्रोटीन की स्टडी कर लेंगे। जैसे एल्जाइमर डिजीज है ना, हमें पता लग गया कि अमाइलोइड नाम का प्रोटीन इन्वॉल्व हुआ है तो उसकी स्टडी कर लो। फिर आपका अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म है, ये भी एप्लीकेशन है आपके प्रोटियोमिक्स का, ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता लग जाएगा प्रोटीन के लेवल से। मान लीजिए प्रोटीन का लेवल कोई बढ़ गया है, प्रोटीन का लेवल कोई कम हो गया है, प्रोटीन में किसी तरह का मॉडिफिकेशन हो गया है, प्रोटीन किसी तरह का इंटरेक्शन शो कर रहा है, ये सारी चीजें हमें पता लग जाएगी। और प्रोटीन का लेवल बढ़ा है या कम हुआ, प्रोटीन में किसी तरह का मॉडिफिकेशन हुआ, प्रोटीन में किसी तरह का इंटरेक्शन हुआ, तो हमें पता लग जाएगा कि इस तरह के इंटरेक्शन में तो ये बीमारी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे एप्लीकेशन है आपके प्रोटियोमिक्स के। एडवांटेज में वही है, प्रोवाइड ए रियल टाइम फंक्शनल पिक्चर ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। मैंने आपको बोला कि अगर सेल के अंदर कुछ भी हो रहा है पता लगाना है तो किससे पता लगाओगे? प्रोटीन की स्टडी से। तो रियल टाइम इमेज देता है कि सेल के अंदर चल क्या रहा है। अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है। बेटर थेरेपी प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है। रिड्यूस लेट स्टेज, ऑब्वियसली ये पहले ही, जैसे कैंसर की स्टेज थी, अर्ली स्टेज में हमें पता लग गया कि प्रोटीन इस तरह से एबनॉर्मल हो रहा है, फटाफट इलाज ले लो, तो मतलब अर्लियर ही पता लगा लेंगे, लेट तक कॉम्प्लिकेशंस तो आने ही नहीं देंगे हम। फिर लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशन में यह है कि प्रोटीन जो होता है ना हाईली डायनेमिक होता है, ये दिक्कत है, हाईली डायनेमिक होता है, मतलब कि स्ट्रक्चर वगैरह उसकी चेंज होती रहती है। फिर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, प्रोटीन की स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, और बहुत ही ज़्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंट चाहिए प्रोटीन की स्टडी के लिए। आई रिपीट, सबसे पहले तो लिखा है हाईली डायनेमिक, फिर लिखा है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, फिर लिखा है एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। ठीक है, मोर डिफिकल्ट देन जीनोमिक्स, जीनोमिक्स से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है प्रोटियोमिक्स। क्या बात है, मतलब कि जीनोमिक्स जो जीन की स्टडी होती है उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है प्रोटीन की स्टडी करना, क्योंकि प्रोटीन जो होता है हाईली डायनेमिक होता है, और प्रोटीन में मॉडिफिकेशन भी हो जाता है, प्रोटीन में मॉडिफिकेशन भी हो जाता है। जैसे प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हो गया, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन हो गया, तो प्रोटीन में मॉडिफिकेशन भी हो जाता है, ये भी एक कारण है। तो प्रोटीन में मॉडिफिकेशन हो जाता है, प्रोटीन की स्टडी ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू जीनोमिक्स, प्रोटीन की स्टडी कॉस्टली है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, हाईली डायनेमिक स्टडी है। क्योंकि प्रोटीन हाईली डायनेमिक होता है तो फिर हमें प्रॉब्लम आती है स्टडी करने में। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो मैंने आपको बोला था कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सीधा सा मतलब है कि ये जो है एक टूल प्रोवाइड करता है, इट इज जस्ट लाइक ए टूल, इट प्रोवाइड जस्ट अ टूल, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी हमारे जीनोमिक्स था, जो भी हमारा प्रोटियोमिक्स था, इनसे हमें जो भी डेटा मिला उस डेटा को कलेक्ट करना, स्टोर करना, मैनेज करना, इस डेटा को स्टोर करके रखना, इस डेटा को मैनेज करके रखना, उसके लिए जो टूल काम आता है वो टूल कौन दे रहा है? हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स दे रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। अब देखो ध्यान से, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है कि यहां पर आप बायोलॉजी को कंबाइन करोगे कंप्यूटर साइंस से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस दैट कंबाइन बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CS और IT,
इनको कंबाइन कर लेंगे हम। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर साइंस को और बायोलॉजी को कंबाइन करेंगे हम, ताकि हम इंटरप्रिटेट कर सकें, एनालाइज कर सकें जो भी बायोलॉजिकल डेटा हमारे पास है। बायोलॉजिकल डेटा से मतलब कि हमारे पास जो भी जीन की रिपोर्ट है, हमारे पास जो भी प्रोटीन की रिपोर्ट है, जीनोमिक्स से जीन की रिपोर्ट आई, प्रोटियोमिक्स से प्रोटीन की रिपोर्ट आई, तो जो भी हमारे पास जीन की रिपोर्ट है, जो भी हमारे पास प्रोटीन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को एनालाइज करना, उस रिपोर्ट को इंटरप्रेटेट करना, उस डेटा को मैनेज करना, उस डेटा को स्टोर करना, ये सारा काम होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक साइंस की वो फील्ड है जहां पर हमने बायोलॉजी को, कंप्यूटर साइंस को, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सबको जोड़ दिया है, ताकि हम एनालाइज कर सकें, इंटरप्रेटेट कर सकें, मैनेज कर सकें, स्टोर कर सकें बायोलॉजिकल डेटा को, और वो बायोलॉजिकल डेटा जो कि हमें जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स से मिला है। क्लियर? यहां पे लिखा भी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोवाइड द टूल टू मैनेज स्टडी दिस डेटा। कौन सा डेटा? आपका जो जीनोमिक्स का है, आपका जो प्रोटियोमिक्स है, आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मिला है, वो वाला डेटा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, यहाँ पर लिखा भी है, अगर आपको स्टोर करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है बायोलॉजिकल डेटा को, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स चाहिए। अगर आपको डीएनए को एनालाइज करना, आरएनए को एनालाइज करना है, प्रोटीन की सीक्वेंस को एनालाइज करना, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स चाहिए। अगर आपको किसी भी बायोमोलिक्यूल की स्ट्रक्चर या फंक्शन को प्रेडिक्ट करना है, तो आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स होना ज़रूरी है ना। किसी भी पाथवे को समझना है, किसी भी नेटवर्क को समझना है, किसी भी सिस्टम को समझना है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स ही रोल प्ले करेगा। ड्रग डिस्कवरी में और एक अच्छे से अच्छी मेडिसिन बनाने में भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स रोल प्ले करता है, क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है कि यहाँ पर जीन की भी सारा डेटा है और प्रोटीन का भी सारा डेटा है, और अगर जीन प्रोटीन का सारा डेटा है तो हमें टारगेट का आइडेंटिफिकेशन, वैलिडेशन बहुत ईजी है, तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी हम बना सकते हैं और ड्रग की डिस्कवरी भी बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको एप्लीकेशंस दे रखी है। आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा होगा क्लास 12th में, मतलब कि आप एक पर्टिकुलर जो भी डिजीज कोजिंग जीन है उसका पता कर सकते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि देखो यार, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है ही क्या, एक तो आपका जीनोमिक्स है, एक आपका प्रोटियोमिक्स का सारा डेटा है, उस सारे डेटे को हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स में रखा है, तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। सारा जीन है हमारे पास, सारा प्रोटीन है, प्रोटीन प्रोटीन में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है वो पता कर सकते हैं, है ना। वर्चुअल स्क्रीनिंग कर सकते हैं ड्रग मॉलिक्यूल की, कंप्यूटर पे सारा चीज़ हम देख सकते हैं, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, सारा डेटा है, हम यहीं पे करके देख लेंगे, लेबोरेटरी में जाएंगे ही नहीं। और जो ड्रग है वो अलग अलग पेशेंट में किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी, वो भी हम कंप्यूटर पे पता लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास सबका डेटा है। फिर हम स्टडी कर सकते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज, दो स्पीसीज के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास सबका जीन का डेटा है, हमारे पास सबका प्रोटीन का डेटा है, तो दो स्पीसीज है, मान लीजिए एक स्पीसीज ये है, एक स्पीसीज ये है, तो इन दोनों स्पीसीज के बीच का जो भी रिलेशन है वो पता लगा सकते हैं उसके जीन और प्रोटीन के बिहाफ पर। फिर डिजीज रेजिस्टेंट हम प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा जीन है, सारा प्रोटीन है, उस जीन और प्रोटीन में मॉडिफिकेशन करके हम ऐसे प्लांट ग्रो करा सकते हैं जो कि कम पानी में भी ज्यादा ग्रो करे, कम सॉइल की फर्टिलिटी में भी ज्यादा ग्रो करे, बारिश नहीं हुए, धूप हो रही है बहुत ज्यादा तो भी ग्रो करे। फिर फॉरेंसिक्स में भी, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है ना, कि हाँ भाई अपना अंगूठा लगाओ, चेक कराओ कि आपके हाथों के निशान थे या नहीं थे, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी काम आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली डीएनए का सारा डेटा तो किस में है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ही है। और डीएनए जो है एक यूनिक फीचर है, मैं मानता हूँ कि 99% डीएनए सिमिलर है, आप सभी का, मेरा, सबका सिमिलर है, बट 1% डिफरेंट होता है, लेस देन 1% डिफरेंट होता है सभी में। ठीक है, फिर आता है आपका न्यूक्लिक एसिड माइक्रोअरे। अब क्या आता है? न्यूक्लिक एसिड माइक्रोअरे। न्यूक्लिक एसिड माइक्रोअरे को आप कह सकते हैं डीएनए माइक्रोअरे। क्या कह सकते हैं? डीएनए माइक्रोअरे। सो न्यूक्लिक एसिड माइक्रोअरे विच इज आल्सो नोन एज डीएनए माइक्रोअरे विच इज आल्सो नोन एज जीन चिप। एक तरह का ये क्या होता है? लेबोरेटरी टूल होता है। आई रिपीट, इनके नाम सुन लो, न्यूक्लिक एसिड माइक्रोअरे विच इज आल्सो नोन एज डीएनए माइक्रोअरे विच इज आल्सो नोन एज जीन चिप। It is a laboratory tool. It is a laboratory tool used to study the expression of thousands of gene at once. एक साथ हजारों जीन की स्टडी आप कर सकते हैं with the help of nucleic acid microarray. So nucleic acid microarray, which is also known as DNA microarray, which is also known as gene chip, है ना, gene chip. तो ये एक तरह का लेबोरेटरी टूल है जिसमें आप thousands of genes को एक ही साथ स्टडी कर सकते हो, used to study the expression of thousands of gene at once. अब देखो, अगर डीएनए है तो डीएनए में क्या होते हैं? बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर कौन से होते हैं? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अब ये बेस पेयर आपस में कैसे जुड़ते हैं?
ए जो जुड़ता है टी के साथ जुड़ता है, जी जो जुड़ता है सी के साथ जुड़ता है। अब ए और टी आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं और जी और सी आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी बात है कि अगर आप डीएनए देखोगे तो डीएनए में जो भी आपके बेस पेयर होते हैं वो इस तरह से जुड़ते हैं, ए टी के साथ जुड़ता है, जी सी के साथ जुड़ता है, ए और टी में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये जो जुड़ रहा है ना, जैसे मान लीजिए ये डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड था, ये कोई सैंपल आया और ये डबल स्ट्रैंड बन गया, तो ये जो जुड़ रहा है ना इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं इसे? हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये आपस में पेयरिंग करने तो उसको क्या बोल रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन हुआ। क्लियर? तो ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड माइक्रो अरे होता है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? हाइब्रिडाइजेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। और ये जो टेक्नोलॉजी आपकी न्यूक्लिक एसिड माइक्रो अरे, ये जीनोमिक्स में, जीन एक्सप्रेशन स्टडीज में और डिजीज के डायग्नोसिस में और ड्रग की डिस्कवरी में बहुत ज्यादा काम आती है। मैं आपको याद करवा देता हूं फाइनल। न्यूक्लिक एसिड माइक्रो अरे विच इज ऑल्सो नोन एज डीएनए माइक्रो अरे विच इज ऑल्सो नोन एज जीन चिप, इट इज अ लेबोरेटरी टूल विच इज यूज्ड टू स्टडी द एक्सप्रेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन एट वंस। दीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर आपका एक पेयर दूसरे पेयर से जुड़ेगा, मतलब कि आपका सिंगल स्ट्रैंड जो है डबल स्ट्रैंड बनेगा। फिर ये जो न्यूक्लिक एसिड माइक्रो अरे है ये जीनोमिक्स में काम आती है, जीन के स्टडी में, जीन के एक्सप्रेशन स्टडीज में काम आती है, डिजीज को डायग्नोस करने के काम आती है और ड्रग की डिस्कवरी में भी काम आती है। अब देखो यहां पर एक्चुअल में होता क्या है, माइक्रो अरे का स्ट्रक्चर क्या है। माइक्रो अरे एक्चुअल में एक तरह का सॉलिड सरफेस है। कैसा सरफेस है? सॉलिड सरफेस है जो कि बना है ग्लास का या सिलिकॉन चिप का। आई रिपीट, माइक्रो अरे, अगर आपसे कोई बोले माइक्रो अरे क्या होता है, तो माइक्रो अरे एक तरह का सॉलिड सरफेस है। क्या है? सॉलिड सरफेस जो कि बना होता है ग्लास का या फिर सिलिकॉन चिप का। ठीक है, अब यहां पर आपको थाउजेंड्स ऑफ प्रोब देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको इस तरह से, दिस इज थाउजेंड्स ऑफ प्रोब, मतलब कि डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड आपको देखने को मिलते हैं थाउजेंड्स। और यहां पर हमने उन्हें स्टिक करा हुआ है, एक तरह से वो इमोबलाइज है, मतलब कि वो फिक्स करे हुए हैं, हिलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं यहीं से कहीं। इमोबलाइज है, नॉन मूवेबल है, एकदम फिक्स करे हुए हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सीरी आ गई थी अभी जोश में मैंने बोला हमारे पास क्या है, सीरी एक्टिवेट हो गई, मैं हूं ना। नहीं नहीं भाई, हमारे पास है माइक्रो अरे, हमारे पास है माइक्रो अरे। माइक्रो अरे एक तरह का सॉलिड सरफेस है जो कि बना है ग्लास और सिलिकॉन चिप का। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ डीएनए प्रोब होते हैं। डीएनए प्रोब मतलब कि आपका डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है जो कि फिक्स्ड होता है, इमोबलाइज्ड होता है, और ये बहुत ही प्यारे तरीके से अरेंज होते हैं, एकदम ग्रिड पैटर्न में अरेंज होते हैं। जैसे कि आपने ग्राफ पे वो रोज एंड कॉलम देखे हैं ना, उस तरह से एकदम ग्रिड पैटर्न में अरेंज होते हैं, ताकि इनको इजीली आइडेंटिफाई कर ले, ताकि इनको इजीली आइडेंटिफाई हम कर सकें। तो यहाँ पर सब लिखा है, माइक्रो अरे एक सॉलिड सरफेस है, ग्लास और सिलिकॉन चिप का बना है। डीएनए प्रोब यहाँ पर फिक्स होते हैं जो कि इमोबलाइज होते हैं। प्रोब का मतलब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। उसके बाद ये नीट और फिक्स्ड ग्रिड पैटर्न में अरेंज होते हैं, एक तरह के रो और कॉलम जो ग्राफ पेपर पे होते हैं उस तरह से अरेंज होते हैं, ताकि ये इजिली आइडेंटिफाई हो जाए। क्लियर हुआ यहाँ तक ये सारा? अब आगे देखो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले वो प्रोब वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि माइक्रो अरे सॉलिड सरफेस, यहाँ पर प्रोब लगा दिए, ये पहला स्टेप है। क्लियर? अब दूसरा स्टेप क्या है कि आपको लेना है आपका टिश्यू या फिर आपको लेना है आपका सेल। आपने सेल लिया या टिश्यू लिया, उसमें से आपने आरएनए निकाला। क्या निकाला? आरएनए। तो आपने क्या करा, आपने अपना टिश्यू लिया या फिर सेल लिया, उस टिश्यू या सेल में से आपने आरएनए निकाला। इस आरएनए को आपने कन्वर्ट कर दिया सीडीएनए में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? सीडीएनए। सीडीएनए का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो आपने लिया टिश्यू, आपने लिया सेल, वहां से आपने आइसोलेट किया आरएनए, उस आरएनए को आपने कन्वर्ट कर दिया सीडीएनए में। अब ये जो सीडीएनए आपके पास बना जो कि सिंगल स्ट्रैंड है, कैसा है बच्चों? सिंगल स्ट्रैंड है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है। इसके ऊपर आपने फ्लोरोसेंट का यूज किया। किसका यूज किया? फ्लोरोसेंट का। इसको आपने लेबल कर दिया फ्लोरोसेंट से। किससे लेबल कर दिया? फ्लोरोसेंट से लेबल कर दिया। लेट सपोज दिस इज लेबल्ड बाय फ्लोरोसेंट्स, ये लेबल कर दिया मैंने फ्लोरोसेंट से। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। टिश्यू थी, सेल थी, उसमें से आरएनए निकाला, उस आरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट किया और सीडीएनए में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर फ्लोरोसेंट का लेबल कर दिया। यहाँ लिखा भी है मैंने, फ्लोरोसेंट का हमने लेबल कर दिया। फ्लोरोसेंट की डाई हमने यूज कर ली, इसके ऊपर डाई छिटक दी, हमने स्प्रे कर दी। ठीक है, अब उसके बाद ये जो आपका सीडीएनए है जिसके ऊपर हमने फ्लोरोसेंट डाई का यूज किया, ये आपका एक्चुअल में सैंपल है। क्या है? सैंपल। अब इस सैंपल को हम डालने वाले हैं उस माइक्रो अरे के ऊपर। दिस इज माइक्रो अरे। माइक्रो अरे पे बहुत सारे प्रोब थे ना, माइक्रो अरे पे बहुत सारे प्रोब, और ये प्रोब का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। दिस इज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। तो अब इस कहानी को अच्छे से समझो।
कहाँ समझाऊँ मैं आपको, अच्छे से समझाऊंगा कहीं तो। चलो एक ब्लैंक पेज ही ले लेते हैं। देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनना। दिस इज योर माइक्रो अरे, दिस इज सॉलिड सरफेस, माइक्रो अरे इज ए सॉलिड सरफेस। यहाँ पर आपको बहुत सारे डीएनए किस तरह से प्रॉप थे, ये सुन नो, थे ना, प्रॉप थे। फिर आपने क्या करा, दूसरी कंडीशन क्या चल रही है कि आपने सेल लिया या टिश्यू लिया, उसमें से आपने आरएनए निकाला, उस आरएनए को आपने सी डीएनए में कन्वर्ट किया। सी डीएनए इज ए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब यहाँ पर आपने क्या करा, इस डीएनए के ऊपर आपने फ्लोरोसेंट डाई का यूज़ किया, फ्लोरोसेंट डाई का यूज़ किया। ये आपका सैंपल तैयार हो गया। ये जो स्ट्रैंड है एक तरह का आपका क्या है, सैंपल है। अब इस सैंपल को आप कहाँ लाओगे, इस प्रोब के पास लाओगे। इस सैंपल को आप कहाँ लाओगे, इस प्रोब के पास लाओगे। प्रोब का मतलब भी क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ही होता है। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना और फिर सोच समझ के बताना। ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए था, इधर ये प्रोब वाला है ना, ये इधर से सी डीएनए था, ये दूसरा वाला सी डीएनए था। तो ये तो प्रोब था और ये आपका सी डीएनए था। अब मैंने आपको बोला कि बेस पेयरिंग कैसे होती है, ए टी जी सी, इसी तरह से होती है। तो अगर आपके पास सी डीएनए के पास टी था और इधर प्रोब में ए था और इधर सी था और इधर जी था, तो क्या ये पेयरिंग कर लेंगे? हाँ सर, ये पेयरिंग कर लेंगे। ए टी के साथ कर लेगा, जी सी के साथ कर लेगा। मान लीजिए कोई दूसरा प्रोब आ रहा था, है ना, कोई दूसरा सी डीएनए था आपका और उसमें ए था और जी था, तो क्या ये वाले पेयरिंग करेंगे क्या? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। क्या ये वाला जो हमारा प्रॉप था, या ए के साथ जुड़ता है क्या? कभी नहीं। जी जी के साथ जुड़ता है क्या? कभी नहीं। तो क्या ये पेयरिंग होगी? नहीं। तो क्या ये वेस्ट है? बिल्कुल ये वेस्ट है, इसको वॉश आउट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जो भी आपका सी डीएनए है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना, जो भी आपका सैंपल है जिसके ऊपर आपने फ्लोरोसेंट डाई यूज करी, वो जाके इस प्रोब से जुड़ने वाला है। अब बेस पेयर से बेस पेयर ही जुड़ेगा। मान लीजिए ये जो सी डीएनए था, इसमें एक तरफ टी था एक तरफ सी था, और हमारे प्रोब में एक तरफ ए था एक तरफ जी था, तो ए टी के साथ जुड़ गया, जी सी के साथ जुड़ गया। ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा वाला आया, ये तो जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ए से नहीं जुड़ सकता, जी जी से नहीं जुड़ सकता, तो ये बेकार है, तो इसको वॉश आउट कर दो। तो ये जो भी अटैच हो रहे हैं, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर यूज किया है। ये कलर मैंने जो यूज किया है, ये किया है आपका प्रॉप के लिए, प्रॉब, प्रॉब। और उसके बाद ये जो हाईलाइटेड कलर है, ये सारे आपके सी डी एन है। दिस इज सी डी एन है, दिस इज सी डी एन है, ये सारे आपके सी डी एन है। ये बाइंड हो गए क्योंकि इनकी बेस पेयरिंग मिल गई। पर जो बाइंड नहीं हुए, ये जो बाइंड नहीं हुए, इनको हमें क्या करना पड़ेगा? वॉश आउट करना पड़ेगा। जो अनबाउंड सैंपल्स है उनको वॉश आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बेकार है, वो हमारे लिए किसी काम के नहीं है, तो उसको वॉशिंग कर दो। फिर हमने क्या करा, हमने याद हो तो ये जो भी आपका सैंपल था, इसके ऊपर हमने फ्लोरोसेंट डाई का यूज़ किया था। फ्लोरोसेंट डाई का इसलिए यूज़ किया था क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर लेज़र डालूंगा, अब अगर मैं इसके ऊपर लेज़र लाइट डालूंगा, क्या डालूंगा? लेज़र लाइट डालूंगा, तो लेज़र लाइट डालने के बाद ये सारे ग्लो करेंगे। ये सारे क्या करेंगे? ग्लो करेंगे। ये ग्लो क्यों करेंगे? क्योंकि इनके ऊपर क्या है? फ्लोरोसेंट डाई है। तो हमें ये पता लग जाएगा किसकी पेयरिंग हुई, किसकी पेयरिंग नहीं हुई, किसने कितनी पेयरिंग करी, ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाएगी। इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है। फिर इसके एप्लीकेशंस दे रखे हैं, वही कि आप पता कर सकते हो कौन सा जीन एक्टिव है, कौन सा जीन इनएक्टिव है ना। नॉर्मल बंदे में और डिजीज वाले बंदे में कौन सा जीन एक्टिव है, कौन सा जीन इनएक्टिव है, उसका पता कर सकते हो। अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो, एक्यूरेट डायग्नोसिस आप कर सकते हो। ठीक है। मॉलिक्यूलर टारगेट फॉर ड्रग, ड्रग के लिए कोई टारगेट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिलेक्टिंग द राइट ड्रग फॉर द राइट पेशेंट, ऑब्वियसली। स्टडी हाउ टॉक्सिक कंपाउंड अल्टर जीन एक्सप्रेशन, टॉक्सिक कंपाउंड किस तरह से जीन का एक्सप्रेशन चेंज करता है। मान लीजिए मेरे अंदर कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड आ गया, कोई भी हार्मफुल कंपाउंड आ गया, तो वो किस तरह से मेरे जीन के एक्सप्रेशन को चेंज करेगा, उसकी स्टडी में कर सकता हूँ। डिजीज का डायग्नोसिस कर सकता हूँ। मान लीजिए कोई इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि पैथोजन ने करी है। पैथोजन मतलब कि जो भी बीमारी करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये सब क्या है? पैथोजन है, अगर ये बीमारी कर रहे हैं तो। एडवांटेज में बहुत सारे जीन को एक साथ स्टडी कर सकता हूँ, है ना, और बहुत कम सैंपल वॉल्यूम में ही काम हो जाएगा मेरा। बेसिक रिसर्च से लेकर क्लिनिकल एप्लीकेशन सब कुछ है इसकी। तो ये दोनों के लिए यूज़फुल है, आपके नॉर्मल रिसर्च के लिए, आपके क्लिनिकल एप्लीकेशंस के लिए। यहाँ पर स्मॉल सैंपल में वॉल्यूम भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर आइडेंटिफिकेशन करना है तो आपको बहुत सारा सैंपल चाहिए, स्मॉल सैंपल में आपका काम हो जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ जीन को एक साथ आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। दिक्कत क्या है? रिक्वायर्ड स्पेशलाइज इक्विपमेंट एंड एक्सपर्टीज। ऑब्वियसली बंदा ऐसा चाहिए जो एक्सपर्ट हो, और बड़े बड़े इक्विपमेंट चाहिए, स्पेशलाइज इक्विपमेंट।
डेटा एनालिसिस इज ए कॉम्प्लेक्स एंड नीड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ऑब्वियसली डेटा एनालिसिस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और हमें यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जरूरत लगेगी ही लगेगी। ये लेस एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आई है ना, जैसे कि आरएनए सीक्वेंसिंग एक नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके कंपेयर में अगर मैं देखूँ तो ये लेस एक्यूरेट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका प्रोटीन माइक्रो अरे। इसमें भी सेम है, इसमें क्या करना है, इसमें भी आपका माइक्रो अरे एक सॉलिड सरफेस ही होगा, वही बना होगा उसी से, है ना। अब यहाँ पर आपने क्या करा, प्रोटीन अटैच कर दिया, दिस इज प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका प्रोटीन का माइक्रो अरे है जो कि एक सॉलिड सरफेस है, यहाँ पर आपने प्रोटीन्स को अटैच कर दिया, दिस इज योर प्रोटीन। डिफरेंट प्रोटीन्स को आपने अटैच कर दिया, या फिर या तो आप बोल लीजिए प्रोटीन्स को अटैच कर दिया, या फिर आप बोल लीजिए प्रोटीन्स को कैप्चर करने वाले मॉलिक्यूल को अटैच कर दिया। अब प्रोटीन को कैप्चर करने वाले कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, हो सकता है एंटीजन हो सकता है एंटीबॉडी हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो प्रोटीन को कैप्चर करने वाले मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच कर दिए, या फिर प्रोटीन अटैच कर दिए। और ये जो अटैच करे हैं ऑब्वियसली ये कैसे होंगे, इमोबलाइज। मूवेबल होंगे क्या, नहीं सर, नॉन मूवेबल होंगे। एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज होंगे क्या, यस सर बिल्कुल फिक्स पैटर्न में अरेंज होंगे ताकि इजीली आइडेंटिफाई कर सके। सारी कहानी वही है, बस यहां पर आपने प्रोटीन या फिर प्रोटीन को कैप्चर करने वाले मॉलिक्यूल लगा दिए। ठीक है, अब जब कभी भी यहाँ पर आपका सैंपल आएगा, जब कभी भी आप यहाँ पर आपका बायोलॉजिकल सैंपल आएगा, है ना, ये सैंपल आ रहा है, तो यहाँ पर किस किस तरह का इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। अगर ये सैंपल प्रोटीन है और यहाँ पर भी प्रोटीन है तो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, यस और नो। या फिर अगर यहाँ पर डीएनए है तो प्रोटीन डीएनए, तो किस किस तरह की बाइंडिंग देखने को मिलेगी, प्रोटीन प्रोटीन बाइंडिंग देखने को मिलेगी, प्रोटीन डीएनए बाइंडिंग देखने को मिलेगी, प्रोटीन के साथ ड्रग भी बाइंड होता है, प्रोटीन के साथ एंटीबॉडी भी बाइंड होती है। तो प्रोटीन 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 डीएनए, अरे बेटा, प्रोटीन 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 डीएनए प्रोटीन ड्रग, बड़ी जल्दी है। ठीक है, प्रोटीन 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 डीएनए प्रोटीन ड्रग और प्रोटीन एंटीबॉडी, प्रोटीन एंटीबॉडी। ठीक है, ये सारे इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ प्रोटीन माइक्रो अरे दे रखा है, जैसे कि एक होता है एनालिटिकल प्रोटीन माइक्रो अरे। अब इसमें क्या होता है, इट कंटेन एंटीबॉडी और प्रोटीन। यहाँ पर ये जो माइक्रो अरे होता है ना, या तो यहाँ पर एंटीबॉडी होगी या फिर यहाँ पर प्रोटीन होगा, और जो भी टारगेट आने वाला है उसको कैप्चर कर लेंगे ये। तो मतलब इतना सा याद रखिए, एनालिटिकल प्रोटीन माइक्रो अरे, इसमें क्या होता है कि आपके माइक्रो अरे के ऊपर या तो एंटीबॉडी होती है या प्रोटीन होता है, खत्म। ठीक है, फिर दूसरा है फंक्शनल प्रोटीन माइक्रो अरे। यहाँ पर हम प्यूरिफाइड प्रोटीन का यूज लेते हैं ताकि हम बायोकेमिकल एक्टिविटी का पता कर सकें, जैसे कि हमने यहाँ पर प्यूरिफाइड प्रोटीन यूज लिया। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है। दूसरा, हम यहाँ पे क्या स्टडी करते हैं, प्रोटीन प्रोटीन में किस तरह से इंटरेक्शन हो रहा, प्रोटीन ड्रग में किस तरह से इंटरेक्शन हो रहा, प्रोटीन डीएनए का इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा। ये तीनों इंटरेक्शन अगर पता करना है तो फंक्शनल प्रोटीन माइक्रो अरे करना पड़ेगा। तो फंक्शनल प्रोटीन माइक्रो अरे में नाम से पता लग रहा फंक्शनल, मतलब कि यहाँ पर प्यूरिफाइड प्रोटीन को हम यूज लेंगे ताकि हम स्टडी कर सके बायोकेमिकल एक्टिविटीज की, प्रोटीन प्रोटीन में इंटरेक्शन, प्रोटीन ड्रग में इंटरेक्शन, प्रोटीन डीएनए में इंटरेक्शन। फिर होता है रिवर्स फेज प्रोटीन माइक्रो अरे। अब इसको ध्यान से सुनना, रिवर्स फेज प्रोटीन में क्या होता है, कंटेन प्रोटीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टिश्यू और सेल। मान लीजिए ये सेल है, टिश्यू है, यहां से हमने प्रोटीन को निकाला। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन का सेल टिश्यू है, वहां से प्रोटीन को निकाला। एक डिजीज्ड पर्सन का सेल और टिश्यू है, वहां से भी हमने प्रोटीन को निकाला। इन दोनों प्रोटीन को हमने निकाला। तो यूज टू कंपेयर प्रोटीन एक्सप्रेशन इन नॉर्मल एज वेल एज और वी कैन से वर्सेस डिजीज सैंपल, मतलब नॉर्मल में भी और डिजीज वाले में भी हम प्रोटीन का कंपैरिजन कर सकते हैं। उसको कहते हैं रिवर्स फेज प्रोटीन माइक्रो अरे। तो अलग अलग तरह के प्रोटीन माइक्रो अरे हैं, प्रिंसिपल वही है जो मैंने आपको बता दिया। एक इमोबालाइज सॉलिड सपोर्ट लेना है माइक्रो अरे, है ना, जहाँ पर प्रोटीन या एंटीबॉडी आपने अटैच कर देनी है। फिर सैंपल आपने डालना है, सैंपल एक तरह का लेबल प्रोटीन होगा या एंटीबॉडी होगी या फिर जो भी मोलिक्यूल आप डाल रहे हो। फिर उसमें बाइंडिंग होगी, फिर वही फ्लोरोसेंट डाई की वजह से हम जब लेजर लाइट करेंगे तो उसमें केमिलुमिनेसेंस होगा, मतलब कि वो लेजर लाइट की प्रेजेंस में ग्लो करेगी। सीधी सी बात है। फिर हम सॉफ्टवेयर की मदद से पता कर लेंगे कितनी बाइंडिंग हुई, कैसा क्या है। एप्लीकेशन वही, आइडेंटिफाई विच प्रोटीन आर प्रेजेंट और एक्टिव इन सैंपल। हमें पता लग जाएगा कि कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर कौन सा प्रोटीन एक्टिव है। ठीक है, कोई भी डिजीज को डायग्नोस करना है, प्रोटीन ड्रग इंटरेक्शन को डायग्नोस करना है, या फिर आपको पता करना है कि क्या पैटर्न होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट डिजीज टाइप बेस्ड ऑन प्रोटीन पैटर्न। प्रोटीन के पैटर्न पे
अलग अलग डिजीज टाइप होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी डिजीज में प्रोटीन बढ़ गया, किसी डिजीज में प्रोटीन कम हो गया, है ना, किसी डिजीज में प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, तो प्रोटीन की बढ़ोतरी, प्रोटीन की कमी होना, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आना, ये सब क्या है, ये सब अलग अलग हम प्रोटीन के लेवल को देखकर पता कर सकते हैं कि किस तरह की डिजीज हुई है। फिर आपको दे रखा है प्रोटीन प्रोटीन एंड प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन मैपिंग। हम मैपिंग कर सकते हैं प्रोटीन प्रोटीन और प्रोटीन डीएनए में किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा, और डिटेक्ट चेंज इन प्रोटीन लेवल ड्यू टू ड्रग टॉक्सिसिटी। अगर ड्रग की टॉक्सिसिटी हुई तो उस कंडीशन में प्रोटीन के लेवल में क्या चेंज आएगा वो भी हम पता कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? अब इसके लास्ट में आपको एडवांटेज दे रखे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन को आप एक साथ स्टडी कर सकते हैं। ऑब्वियसली पहली लाइन यही थी हमारी कि बहुत सारे प्रोटीन को हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं। रिक्वायर्ड वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैंपल, वही वाली बात है कि सैंपल भी बहुत हमें कम चाहिए। हम यहाँ पर पर्सनलाइज मेडिसिन बनाने के लिए भी इसे काम ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन का हमें पता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सैंपल भी कम चाहिए, 1000 प्रोटीन को एक साथ स्टडी भी कर सकते हैं। ये फास्टर होता है, मोर एफिशिएंट होता है। जो पुराने आपके प्रोटीन के एसेज होते थे ना, प्रोटीन का पता करने के लिए, आपने एलाइजा पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी में 6 सेमेस्टर में, आपने वेस्टर्न ब्लोटिंग पढ़ी है, तो ये जो पुराने मेथड से उससे तो कई ज्यादा फास्टर और कई ज्यादा एफिशिएंट मेथड है आपका ये वाला। ठीक है, प्रोटीन माइक्रो एरे वाला। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन वही है कि भैया प्रोटीन जो है इमोबिलाइजेशन में उसकी एक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है। हमने बोला ना कि आपको प्रोटीन माइक्रो अरे में प्रोटीन को इमोबिलाइज करके रखना पड़ेगा, तो उसकी एक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है उससे। और प्रोटीन जो है वैसे भी लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू डीएनए, और यहाँ पर आपको बड़े बड़े बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये एक्सपेंसिव भी बहुत है। तो एक तो आपको क्या क्या याद रखना है कि दिस इज एक्सपेंसिव, ओके। यहाँ पर बहुत सारे स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, ओके। प्रोटीन आर लेस स्टेबल देन डीएनए, ओके। और प्रोटीन की इमोबिलाइजेशन रखने की वजह से उसकी एक्टिविटी खराब हो सकती है। डन। तो ये आपका लेक्चर कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर में हमने बहुत ही डिटेल स्टडी करी है ना, सब चीज को हमने डिटेल स्टडी करी है, किस तरह से क्या हो रहा है, किस तरह से मैकेनिज्म हो रहा है। तो टारगेट की डिस्कवरी करी, टारगेट का वैलिडेशन किया, जीनोमिक्स का क्या रोल था उसमें, प्रोटियोमिक्स का क्या रोल था उसमें, बहुत ही डिटेल स्टडी करी। फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो कि टूल प्रोवाइड कर रहा है इन दोनों के डेटा को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए। फिर न्यूक्लिक एसिड माइक्रो अरे को देखा, प्रोटीन माइक्रो अरे का देखा, इनके एडवांटेज देखे, एप्लीकेशन देखे, लिमिटेशन देखे, इनके मैकेनिज्म देखे, होता क्या है वो देखे, बहुत ही डिटेल स्टडी थी। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पे। तो जाइए, वेबसाइट विजिट करिए, नोट्स को डाउनलोड करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, एप्लीकेशन के चैट सेक्शन में हमें मैसेज करिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।